ग्रीटिंग ऑफ द सीजन। मैं डॉक्टर विजय वारद, मैं बीबीएस एमडी और अस्थमा एलर्जी में गए 25 साल से पुणे में काम कर रहा हूँ। और कुछ साल पहले जब बहुत ज्यादा एलर्जी दमा होता था, तभी लोग जो है प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाके उसकी सलाह लेके ट्रीटमेंट लेते थे। उसका कारण यह है कि पहले जो है जो पोल्यूशन इतना नहीं था, एलर्जेंस की पोटेंसी इतनी नहीं थी, इसलिए जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे कि सीओपीडी, इसका प्रमाण कम था और काफी उम्र के लेट उम्र में आती थी ये बीमारियां। लेकिन अभी हम देखेंगे तो जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, घर में भी जो इंडोर पोल्यूशन बोलते हैं हम, जिसमें कि टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स से लेके जो घर में ही सब सोसाइटी के जो बेसिन से लेके जो एग्जॉस्ट होते हैं वहां के, और बाहर जो है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन डस्ट और गाड़ियों का धुआं, ये जो पोल्यूटेंट्स है, इसकी वजह से जो फूलों की परागकण, पोलन हम जिसे कहते हैं, उसकी पोटेंसी काफी बढ़ गई है। और डस्ट माइट्स बोल के जो गद्दों से लेके सोफा पर्दों या कार के कुशन्स में, डीप पॉकेट्स में कहीं पे भी होती है, तो इसकी वजह से जो है सीवियर एलर्जी के पेशेंट्स, दमा के पेशेंट्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी काफी लोगों को यह भी पता नहीं है कि साइनोसाइटिस, दमा या आंख लाल होना, आंख को इचिंग होना, नाक को इस तरह से करना, कान को इचिंग होती रहती है, तो ये भी एक एलर्जी का प्रकार है। या काफी लोग खराटे लेते हैं, स्नोरिंग जो होती है, उसमें भी काफी बार जो नाकपुड़ियों में एलर्जेंस की वजह से सूजन होके नाक की हड्डी एक बाजू में पुश की जाती है, या साइनसाइटिस हो जाके उसकी वजह से प्रेशर से जो है, और उसी के साथ में अगर कोमॉर्बिडिटीज है जैसे मोटापन या डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां होती है, तो उसकी वजह से भी, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्नोरिंग भी होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से और उसके अंदर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि पैरालिसिस से लेके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 70% लोगों में इसी की वजह से हो सकती है। और फिर कार्डियक प्रॉब्लम भी, इवन दमा जिनका प्रॉपरली अगर कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसमें से 30% लोगों को कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि और एक गलतफहमी लोगों में है कि बाल दमा मतलब 5 या 7 साल, 12 साल तक चला जाता है। उसमें से 10 में से 9 बच्चों को अंडरलाइंग एलर्जी होती है। इवन 80% ऑफ द एडल्ट्स जिनको दमा होता है, उसमें से एलर्जी अंडरलाइंग होती है। और जैसे कि कुछ बच्चों में एक्जिमा, ये सब या नाइटा बोलते हैं, या बार बार हवा में बदल हो जाता है, या डस्ट से एक्सपोजर होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है, या कोई अगर खाना पका रहा है उसके स्मोक से, कहीं कुछ जला रहा है उसके स्मोक से, या किसी ने डस्टिंग कर ली और वो धूल उड़ गई तो उससे भी ट्रिगर होता है। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती या मॉस्किटो मैट, इसके स्मेल, इनसे भी ट्रिगर होता है। तो ये जो भी ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन अंडरलाइन जो उनमें जो एलर्जी होती है, वो एक्चुअल एलर्जेंस, जैसे मैंने अभी कहा था कि धूल के कीटाणु, डस्ट माइट्स, पोलन्स होने दो, इंसेक्ट्स के ड्रॉपिंग्स, ड्राइड फीदर होने दो, या अभी बारिश के बाद जो फंगस आती है काफी जगह पे, उसके स्पोर्स होते हैं। इवन स्कूल के बाथरूम से लेके किचन में जो फूड पार्टिकल्स कॉर्नर्स में बढ़ते हैं, हम सब्जियां, फ्रूट्स जो लेके आते हैं, हम गार्डन्स में घूमने जाते हैं कभी ट्रेकिंग के लिए, वहां पे भी काफी फंगस प्लांट्स पे हो सकती है। तो इन सब की वजह से ये एलर्जी, दमा या बीमारियां और बढ़ती जा रही है। और मैक्सिमम लोगों में जो है विंटर में काफी दमा या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। उसी का कारण ये है कि विंटर में जो है जो पोल्यूटेंट्स है, वो फॉग या स्मॉग हम कहेंगे, वो नीचे के लेवल पे आ जाते हैं। पोलन्स भी काफी नीचे आ जाते हैं इनहेलेशन लेवल पे, और पोलन्स का प्रमाण काफी होता है, क्योंकि ये फूलों का सीजन होता है, तो फ्लावरिंग सीजन, उसकी वजह से उसका प्रमाण और बढ़ जाता है।
तो इसलिए आज हम जो है, जो कॉमन सीजन होता है वो विंटर, उसी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। और इसी में ही जैसे मैंने अभी कहा था कि बच्चों का दमा टेम्पररी कम हो गया तो भी एलर्जी नहीं जाती है, एलर्जी अंदर के अंदर चलती रहती है। उसे मिनिमल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। कि जैसे कि अगर कोई वॉल है हमारी घर की और किसी के बाथरूम या किसी बेसिन से लीकेज चल रहा था पहले से, वो ऊपर से दिखता नहीं है और एक लेवल के ऊपर वो लीकेज बढ़ जाएगा तो फिर वो बारिश से ट्रिगर हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो एलर्जेंस की वजह से जो सेंसिटाइजेशन होते रहता है, और एक के दो, दो के चार, ऐसा करके जब मल्टीपल सेंसिटाइजेशन हो जाते हैं और अंडरलाइंग एलर्जी बढ़ जाती है, फिर वो ट्रिगर ये बाकी जो इरिटेंट्स की वजह से ट्रिगर होना चालू हो जाता है। और कुछ कम लोगों में फूड एलर्जी भी हो सकती है या फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी यह एलर्जी को चालना मिलती है। जैसे कि काफी बार लोग क्या बोलते हैं कि हम बनाना खाने के बाद या कुछ फ्रूट्स खाने के बाद, कुछ स्पेसिफिक फूड्स के बाद हमें एलर्जीज ट्रिगर होती है। उसका कारण ये है कि ऐसे कुछ फूड्स में हिस्टामिन थोड़ा ज्यादा होता है या वो हिस्टामिन को ट्रिगर कर देते हैं। तो ऑलरेडी एलर्जी की वजह से जब बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स बोल के एलर्जी की पेशियां ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उसी के अंदर हिस्टामिन भी बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे कुछ फूड्स खाने के बाद वो ट्रिगर हो जाता है। तो इनमें हमें प्राइमरी देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गलतफहमी लोगों में ये है और काफी बार जो एडवर्टाइज की जाती है कि हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के आपकी दमा या एलर्जी को ठीक कर देंगे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वैद्यकीय दृष्टिकोण से ये देखा गया है कि एलर्जी ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज है, ये कोई लोअर इम्यूनिटी नहीं है, मतलब प्रतिकार शक्ति कम की वजह से नहीं होता है, तो उसमें उल्टा सेंसिटाइजेशन ज्यादा होना या हाइपर सेंसिटिविटी उसे बोलते हैं। तो जब ये एक या दो, दो के चार, चार के आठ, ऐसे जब एलर्जेंस की वजह से ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तभी तकलीफ होती है। तो अगर हमें सही तरीके से ठीक करना है तो इनकी सेंसिटिविटी को नॉर्मल सेंसिटिविटी में लाना चाहिए। तो वो प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। और एलर्जी को क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि जो खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज हो गया है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो गया है, और जैसे अभी हमने कहा कि इंडोर आउटडोर पोल्यूटेंट्स भी काफी बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल जो लोगों की बढ़ गई है, इसकी वजह से जो है पोटेंसी ऑफ फूड से लेके हवामान में से जो एलर्जेंस पोलन्स आते हैं उसकी पोटेंसी बढ़ने की वजह से अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप बोलते हैं। तो इसमें से ही काफी पेशेंट जो है फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारियां उसमें चले जाते हैं और सीवियर कॉम्प्लिकेशन से निमोनिया या कॉम्प्लिकेशन होकर एडमिट हो जाते हैं। तो 2019 में वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो हुई थी, तो वहां पे अप्रोच बदलने की जरूरत है एलर्जी की तरफ। और जो बच्चों को काफी बार एक्जिमा होता है तो उनका सेंसिटाइजेशन, ये बच्चे जब दादा दादी के पास या मम्मी के पास आजू बाजू में घूमते रहते हैं तो जो धान्य की जो डस्ट होती है उसी से लेके फूड के साथ एक्सपोज होके इनके चमड़ी के थ्रू इनका सेंसिटाइजेशन हो जाता है और उसी में से ही बाकी बच्चों को बाद में फूड एलर्जी होके पेट के प्रॉब्लम से लेके थ्रोट की प्रॉब्लम्स, टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स, मुंह खुला रख के कुछ बच्चे सांस लेते हैं, ऊपर के दांत सड़ जाते हैं या केरीज बोलेंगे हम, या मुंह की गंदी बास आना, छाले पड़ना या कोटिंग होता है, फिर यहाँ पे गांठें आती है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, या काफी बच्चे ऐसे ऐसा करते रहते हैं। तो ये सब हिडन साइंस जो एलर्जी के हैं, इनको ढूंढेंगे तो आगे चल के सीवियर एलर्जी, अस्थमा, एनाफिलैक्सिस, ड्रग एलर्जीज, फूड एलर्जीज, इनको भी हमें रोक सकते हैं। तो उसे ही कहते हैं कि सही तरीके से एलर्जी को मैनेज करना, जैसे एलर्जिक मार्च कहा जाता है। तो एक पार्ट भी कम हो जाता है किसी का, किसी को सर्दी की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल, एडिनोइड्स, काफी बच्चों का सर्जरी भी किया जाता है, लेकिन उससे एलर्जी नहीं जाती है। अंदर के अंदर नए नए सेंसिटिविटीज, नए नए एलर्जेंस का प्रमाण बढ़ जाता है, आगे और सीवियर एलर्जी होके साइनोसाइटिस से लेके कराटे से लेके आंखों की एलर्जी आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो परागकण होते हैं ये काफी किलोमीटर तक उड़ के आते हैं, मतलब 450 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर से 65 किलोमीटर। फिर कुत्ते बिल्ली के बाल 1516 किलोमीटर किसी कपड़ों पे चिपक के भी जा सकते हैं। डस्ट माइट्स हो रहे जो गद्दों में हो रहे होते हैं उसका प्रमाण करोड़ में होता है, क्योंकि डेली हमारी 1.5 ग्राम स्किन पड़ते रहती है, डेली डेड स्किन होती है, तो उसमें 1 ग्राम में 10 लाख डस्ट माइट्स तैयार होते रहते हैं। तो इनकी वजह से अगर हम देखेंगे बच्चों में नंबर 1 का
ये क्रॉनिक डिसीज है और बड़ों में हर 3 लोगों में से एक को आज एलर्जी है ही। तो इनको ढूंढ के जो इंसेक्ट्स होते हैं या कबूतर के पंख ड्रॉपिंग्स है, वो पंखों में भी 17 प्रकार के डस्ट माइट्स होते हैं। अगर हम देखेंगे तो लोग कैंसर को डरते हैं, लेकिन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो आज 2 नंबर का डेथ कॉजिंग डिसीज है। तो सही जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड टारगेटेड थेरेपीज हम कहेंगे कि जो डायरेक्टली जाके वहां पे काम कर सकती है, जिनका करोड़ों लोगों में पढ़ाई की जाती है, पहले एनिमल्स पे फेज 1 फेज 2 फेज 3, बाद में ह्यूमंस हेल्दी वॉलंटियर पे, और फिर बीमार लोगों पे इसकी पढ़ाई होती है। तो लोगों में जो मिसकंसेप्शंस है कि नेजल स्प्रे या इनहेलर में जो होता है उसमें स्टेरॉइड भी होते हैं, लेकिन दे आर वेरी सेफ, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। उसी और भी ट्रीटमेंट के साथ लेंगे तो भी उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, सही में अगर मुंह से स्टेरॉइड या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स लेते हैं बार बार तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। जब जरूरत पड़ता है तभी सही तरीके से देना भी जरूरी है। बाकी जो नेजल या इनहेलर या नेबुलाइजर्स में जो मेडिसिन दी जाती है वो डायरेक्टली अंदर जाके काम करती है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लोगों में एक गलतफहमी है। इवन जैसे मैंने अभी कहा था कि दवा में से ही काफी लोग ये सीओपीडी में जाके, सीओपीडी जो सेकंड डेथ कॉजिंग डिसीज हुआ है, जैसे कि अभी ये बच्चा जिसको एक्जिमा था, तो टेम्पररीली कुछ क्रीम्स लगा के उसको टेम्पररीली फेड किया गया था। ये आंख की एलर्जी के लिए जो पेशेंट आए थे, इसमें आप अपर केरिस टीथ, फिर नाक में जो नाकपुड़ियां होती है उसकी सूजन भी देख सकते हैं। एक पेशेंट था कि जिसको पहले थोड़ी बहुत एलर्जी होती थी सीजनल वगैरह, लेकिन एक दिन ऐसे ही कुछ खाना खाते हुए एकदम सीवियर वो चोकअप होके ऐसी सूजन होके हमारे पास आया था। इवन उसके आंखों के अंदर देखेंगे तो पैपिली थी। तो सही तरीके से ऐसे जो सीवियर एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, जिसमें एड्रेनालिन इंजेक्शन जो घर घर में होने चाहिए, जिनके घर में एलर्जी के पेशेंट है जिनको सीवियर एलर्जी हो सकती है, या स्कूल्स में या होटल्स में, एरोप्लेन में, एड्रेनालिन के इंजेक्शन भी उपलब्ध होना जरूरी है। लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं होने की वजह से इंडिया में उसके रेडी टू यूज इंजेक्शन अवेलेबल भी नहीं है। ये छाले से लेके इनमें ये बच्चे के भी नाक में अगर हम देखते हैं तो टर्बिनेट्स काफी बड़े हुए हैं, या फिर रिंकलिंग बोलते हैं जो सुरकुतियां। फिर दूसरी एक जो पेशेंट आई थी, इतनी सफरिंग थी आंखों की एलर्जी की वजह से, तो ये इतनी बढ़ रही है आंखों की एलर्जी, और वो रब करने की वजह से आंखों पे खर्राटे होके उसमें जो रैशेस आते हैं केराटाइटिस से लेके, और रिपीटेड आई स्टेरॉइड्स डालने की वजह से जो कम उम्र में मोतीबिंदु काचबिंदु होने से केराटोकोनस बोल के बहुत सीवियर हो सकता है, जिससे काफी नुकसान हो सकता है। ये फेशियल ब्रासेस, जैसे दांतों को ब्रास काफी लगाते हैं, तो इसमें काफी बार इसका यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वही कारण होता है। नाकपुड़ियों में जो सूजन होती है, गले में जो अंदर के अंदर सूजन चलती रहती है। फिर टॉन्सिल एडिनोइड्स, जैसे कि एक पेशेंट आए थे जिनको टॉन्सिल निकालने के लिए कहा था, लेकिन हमने जैसे भी प्रॉपर एलर्जी टेस्ट करके जब डिसेंसिटाइजेशन कर लिया और जो सेफ मेडिसिन देने के बाद नाक के स्प्रे, नाक धोने के लिए, तो उसके टॉन्सिल्स भी धीरे धीरे कम होते गए। क्योंकि टॉन्सिल एडिनोइड्स और जो नाक की हड्डी का अगर बहुत जल्दी अगर सर्जरी कर लेते हैं हम, और जहाँ पे एलर्जिक पार्ट है, तो उनमें जल्दी एलर्जी आंखों से लेके साइनस से लेके फेफड़ों में भी जा सकती है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए पहले एलर्जी मैनेज करके फिर वो सर्जरी करेंगे तो उसका फायदा होता है। तो एक बच्चा आया था जिसको कोई भी मेडिसिन लेने के बाद ऐसे फिक्स रैशेस आ जाते थे, तो अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन चलते रहता है। ये आप देख सकते हैं कुछ खाने के बाद या कुछ केमिकल के साथ एक्सपोजर होने के बाद। फिर एक पेशेंट जो आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ था, जिसमें कोई पैरासिटामोल या कुछ देने के बाद सीवियर सूजन होके सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, और इस तरह से पित्त बोलते हैं जैसे, ऐसे आया था। फिर एक यंग लड़का आया था जिसे काफी ऐसे सूजन होती थी बार बार। तो हम अगर देखेंगे तो ये साइनसेस जो अंदर से होते हैं कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह से कान में, नाक से लेके फेफड़ों में नेजोब्रोंकियल रिफ्लेक्स कहते हैं हम, फिर साइनस, और फिर आंखों की कनेक्शन, गला, टॉन्सिल एडिनोइड्स, ये सब अंदर के अंदर कनेक्टेड होता है। और ये जैसे पहला हमने पिक्चर दिखाया था, यही बच्चे को टेम्पररी ट्रीटमेंट दी थी, तो बाद में उसे काफी सीवियर इन्फेक्टेड एक्जिमा होके 4-5 साल का होने के बाद तकलीफ हो रही थी। तो जो छोटी सिंपल तरीके से चेक करके भी ये हिडन साइंस हम पहचान सकते हैं सही डॉक्टर की सलाह से, जैसे कि लॉन्ग आईलैशेस, फिर ऐसा जो रब करने की वजह से यहाँ पे एक डार्क लाइन आ जाती है,
ये भी उसके कुछ साइंस होते हैं एलर्जी के। रिंकलिंग, जहाँ पे सुरकुतियां होना, लोगों को ये पता नहीं, लोग बोलते हैं कि नहीं, नींद अच्छी नहीं मिलने की वजह से या खाने पीने में कुछ विटामिन की वजह से। ठीक है, वो भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन है इसमें प्राइमरी रीजन जो है ये एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स की वजह से, जो अंदर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन चलती रहती है, आंखों से पानी आना, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, डिस्चार्ज, आंखें लाल होना, रब करना, ये सब उसी के मुंह से सांस ले से लेके इस तरह से। ये नाखूनियां जो होती है वो एंटीना होती है, तो काफी बार ये एलर्जेंस की वजह से अंदर के अंदर एलर्जी चलती रहती है, फिर पीछे से हम उसको स्वैलो भी करते हैं, फिर वो स्टमक में जाने की वजह से एलर्जेंस, गट जो अतड़ी बोलते हैं हम, या स्टमक जठर, वहां पे भी सेंसिटिविटी करने के बाद फिर कुछ फूड्स खाने के बाद जो है वो गट इन्फ्लेमेशन को चालना मिलती है क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से। ये जो डार्क लाइन से लिखे ऐसा ऐसा करते रहते हैं बच्चे, तो ये नाखूनियां जो सूजन जाती है वो बहुत अर्ली साइंस हम पिकअप कर सकते हैं, और जिससे हम ये गले में पीछे के बाजू में इस तरह से आर्टिफिशियल वाटरफॉल में कैसा होता है, जो पत्थर लगाए होते हैं वो इस तरह से दिखा है। तो एलर्जी जो है ये सिस्टमिक बीमारी है, और फिर ये एक्जिमा से लेके पेट के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, कोलिक्स होना बच्चों में, वोमिटिंग, उसमें 40% फूड एलर्जी हो सकती है, फिर सर्दी, छींके, टॉन्सिल, एडिनोइड्स, फेफड़ों का जो ब्रोंकाइटिस, दमा, और उसमें से ही काफी पेशेंट्स ओपीडी में चले जाते हैं, स्किन एलर्जी, ये सब कनेक्टेड है। और इसीलिए इसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के जैसे भी ये भी एक बीमारी है, इसको सही इलाज करके आगे के कॉम्प्लिकेशंस को हमें काफी अच्छी तरह से रोकना है। इवन 4 साल में वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के एलर्जी प्रिवेंशन कमेटी पे हम काम कर रहे थे, और इस तरह से हम कम उम्र में ये जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं लोगों में, इनको रोकने का हम तरीका देख रहे हैं। और जिस तरह से कुछ सिंपल लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, विटामिन डी से लेके फाइबर्स, डाइट, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये भी इनमें काफी अच्छा रोल निभाती है। जैसे कि मैंने आंखों की एलर्जी के बारे में कहा कि एक छोटा बच्चा आया था जिसको इतनी कम उम्र में सिल्ट अल्सर बोल के अल्सर हुए थे, जिसे कि आंखों में स्टेरॉइड्स की इंजेक्शन देने को कहा था, लेकिन हमने जब प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद उसे बायोलॉजिक्स बोल के ओमालिजुमाब इंजेक्शन होता है कि जो सेफ, और वो हमने दिया था, उससे काफी उसका क्लियरेंस हुआ था। तो इस तरह से ये बायोलॉजिक्स बोल के टारगेटेड इंजेक्शंस आए हैं, ओमालिजुमाब, मेपोलिजुमाब, बेनालिजुमाब, जो हम जिन लोगों को इनहेलर्स या नेजल या जो सेफ एंटी इंफ्लेमेटरी ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोंटेलिकास, बिलास्टिन या फेक्सोफेराडिन मेडिसिन से भी जब नहीं फायदा होता है, तो ये टारगेटेड ओमालिजुमाब, मेपोलिजुमाब, बेनालिजुमाब थेरेपीज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं। और एक पेशेंट आया था कि जिसमें काफी नुकसान हुआ था उसे, और काफी डॉक्टर्स के पास चला गया था, और टेम्परेरी ट्रीटमेंट तो चल ही रही थी, इवन ब्रोंकोस्कोपी से लेके काफी ट्रीटमेंट हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि उसके लॉन्ग आईलैशेस, अगर आप देखेंगे, प्रोट्रूडेड जॉ जो है, और हमने टेस्टिंग करने के बाद उसे डस्ट माइट्स बोल के जो गद्दों में होते हैं, और सरकारी बबूल, उसकी एलर्जी, और कुछ फंगस की एलर्जी थी जो स्कूल में पाए जाते हैं कोई बाथरूम में कहीं, उसके ट्रीटमेंट के बाद उसे काफी फायदा हुआ था। और एक पेशेंट ऐसे थे कि जिनको खर्राटे होते थे, और ये जॉ भी आगे आया था, और उसे बार बार गले में इन्फेक्शन होता था। तो काफी लोगों को जो ड्राई सूखी खांसी होती है, और बार बार ऐसा ऐसा करते रहते हैं, और जस्ट सोने के पहले या कभी भी वो ऐसा सोने के लिए चले जाते, तो उनको ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें ये पोस्टनेजल डिबलिंग अपर एयरवे कॉफ सिंड्रोम भी होता है। तो उसका कारण भी जो है, या साइनस से लेके गले में जो इन्फ्लेमेशन चलते रहता है, और वहां पे जो सिलिया होती है, जो ये पोल्यूटेंट्स को क्लियर करके यहाँ का म्यूकस क्लियर करने के लिए, अगर वो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि ये एक्जिमा, तो इसे बच्चों को भी 12 साल तक लगेगा ऐसा कहा था, लेकिन विद इन 9 महीने में उसका काफी क्लियर होके ही हैड अ वेरी गुड रिकवरी। ये एक छोटा बच्चा आया था जिसको पहले वोमिटिंग होती थी, फिर बाद में एक्जिमा हुआ था, फिर थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड होती थी वेदर चेंज के बाद, लेकिन अभी उसे आंखों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि रिपीटेड स्टेरॉइड से कैटरैक्ट की भी परिणाम हो रहा था। जैसे ही हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दी, आप देखेंगे यहाँ पे कैसे ये पैपिली तैयार हो गए, वो जो फ्रिक्शन कर रहे थे। एक बच्चा आईसीयू में एडमिट हुआ था, उसको कुछ तो पीनट बटर वगैरह कुछ तो दिया था, तो उससे, लेकिन उसके डस्ट माइट्स जो है उसकी मेन एलर्जी थी। आप देखेंगे कि जैसे दिवाली में कैसे लाइटिंग होती है उस तरह से, तो ये कॉन्टामिनेट भी हो जाते हैं डस्ट माइट्स, जैसे कि फ्लोर से लेके
आटा जो बोलते हैं हम, उसमें भी जैसे लोग हाथ डालते हैं धान्य में, उसमें भी तैयार होते रहते हैं। तो अभी अगर हम इंडिया में देखेंगे तो लोग कुछ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक से लेके सब तरह की टेम्पररी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदर जो एलर्जी चल रही है उसे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और काफी कम जगह पे उसका अवेयरनेस की वजह से एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से अंदर के अंदर इन्फ्लेमेशन चलते रहता है और आगे के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अगर वही हम देखेंगे वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्रीज है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में, तो प्रॉपर एलर्जी टेस्टिंग और एनवायरमेंटल कंट्रोल ये भी कहा जाता है, और सेफ एंटीहिस्टामिनिक्स देने की बहुत जरूरत है। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स जो घर घर में पाए जाते हैं उसके काफी आगे चल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सेफ मेडिसिन अच्छी डॉक्टर की सलाह से, लोग जो है कहीं पे भी जाके ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, वो बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है। तो सही डॉक्टर की सलाह से अगर सही मेडिसिन लेते हैं तो वो एलोपैथी में भी बहुत सेफ होती है। क्योंकि अभी मैं खुद 27 साल से इसमें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो अगर सेफ मेडिसिन देती है, एलोपैथी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो सही चुनाव होना जरूरी है और सही तरीके से उसे, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स होती है, और कहाँ पे कौन सा मेडिसिन देना है वो उसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको काफी अच्छी तरह से पता होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ पेशेंट का एक सिम्टम चला जाता है, लेकिन बीच में विंडो पीरियड होता है, अंदर के अंदर एलर्जी चलती रहती है और आगे चल के उनमें और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो काफी बच्चों की फूड एलर्जी कम हो जाती है, लेकिन उनमें से काफी बच्चे आगे चल के सांस से लेके, फेफड़ों से लेके, आंखों से लेके, साइनस से लेके कान के प्रॉब्लम्स में, और नए नए एलर्जेंस बढ़ते हुए मल्टीपल सेंसिटिविटीज होके आगे और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। उसे ही हम एलर्जिक मार्च कहते हैं, मतलब अंदर के अंदर एलर्जी को जो बढ़ रही है उसको रोकना कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये एलर्जिक मार्च रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये जो मिनिमल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन अंदर बॉडी में चलते रहता है, और ये जो कनेक्शन देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि दमा से 80% लोगों को एलर्जी होती है, और जिनको सर्दी होती है उसमें से 50% पेशेंट आगे चल के दमा में चले जा सकते हैं। ये डस्ट माइट्स जो है देख सकते हैं आप, परागकण जो एकदम सूक्ष्म होते हैं, एनिमल डैंडर और ये फंगस वगैरह जो है, इसका प्रमाण काफी है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन, तो ये भी देखा गया है कि जो बच्चों माँ का दूध अच्छी तरह से पीते हैं, फार्म डस्ट के साथ एक्सपोज होते हैं, उनको काफी फायदा होता है। सेकेंडरी मतलब जिनको बचपन में छोटी मोटी एलर्जी हो रही है, लेकिन उनके अगर सही एलर्जी टेस्ट करके अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो आगे के कॉम्प्लिकेशंस रोक सकते हैं। और प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो टर्शियरी प्रिवेंशन मतलब जिनको स्टेरॉइड्स या रिपीटेड जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये प्रिवेंशन पॉसिबल है, और सही तरीके से रिसर्च बेस्ड अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉम्प्लिकेशंस को रोक के हम ये एलर्जिक मार्च को ये कर सकते हैं। तो इवन जो बैरियर रिपेयर, जो स्किन जो है उसको भी बहुत अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट्स देखें। तो इसके लिए इम्यूनोथेरेपी बोल के जो वर्ल्ड में एलर्जन वैक्सीन डिसेंसिटाइजेशन या टॉलरेंस डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, वो 130 साल से ज्यादा यूज की जाती है। तो ये जो स्पेसिफिक एलर्जेंस होते हैं, डस्ट माइट्स, पोलन्स, उनका स्पेसिफिक टेस्टिंग जो स्किन एलर्जी टेस्ट होती है उसके बाद ये बहुत सेफ होती है। बच्चों में भी 1 मिलीमीटर का लैंसेट होता है, पेनलेस, ब्लडलेस, इवन 3 महीने के 6 महीने के बच्चों की भी हम टेस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जो पता चलेगा उसके लिए जबान के नीचे ड्रॉप्स भी होते हैं, सबक्यूटेनियस शॉट्स भी होते हैं। तो बच्चों में हम ड्रॉप्स प्रीफर करते हैं काफी, और जिससे कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वहां के वहां एब्सॉर्ब होके एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। फिर अभी फ्यूचर थेरेपीज में जैसे हमने बायोलॉजिस्ट के बारे में बात की थी, उसी तरह से प्रोबायोटिक्स उनके कुछ सेफ मेडिसिन होती है, दे हैव अ वेरी गुड रोल इसमें एलर्जी से लेके काफी, और उनका मल्टीपल एक्शंस होके रिसर्च बेस्ड और स्पेसिफिक TH1 इम्यूनिटी बढ़ा के TH2 इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसका फायदा होता है। एलर्जी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक एलर्जन हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग बोलते हैं इसको अवॉइड करो, उसके नहीं, तो प्राइमरी एलर्जन अलग होते हैं। इसलिए स्पेसिफिक टेस्टिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो पूरे अमेरिका से लेके वर्ल्ड एलर्जी, यूरोपियन, इंडियन एलर्जी, अस्थमा, इम्यूनोलॉजी, ये सारी बीमारियां जो है इनमें हम प्रॉपर टेस्ट करके सही तरीके से, अगर माइल्ड भी है, सीजनल भी है, कोई खाना पीना या कोई वातावरण, फैन, AC, आइसक्रीम, इससे भी अगर ट्रिगर होता है वो माइल्ड होता है, वहीं पे अगर हम मैनेज करते हैं तो आगे के अनकंट्रोल और कॉम्प्लिकेशंस को काफी रोक सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 मिलीमीटर का लैंसेट होता है, और इवन इंडियन एलर्जी, अस्थमा, इम्यूनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी
देखेंगे तो काफी जो जाहिरात आती रहती है एडवर्टाइजेस, उसे बिल्कुल आप उससे फुल मत होना, क्योंकि वो गलत तरीके की जाहिरात होती है। सबसे बेस्ट जो है, कभी भी अगर टेस्ट करनी है तो क्वालिटी टेस्टिंग जो है, प्रॉपर एक्सपीरियंस जो एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास होती है। उनकी सलाह से ये जो पेनलेस टेस्ट करके हम काफी, क्योंकि ये जो एलर्जी की पेशियों को जो बाइंड हुआ हुआ आईजी है उसको पिकअप किया जाता है। इट्स वेरी सेफ और उसके काफी बेनिफिट्स भी है, और उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए स्टैंडर्डाइज एलर्जन एक्सट्रैक्ट्स होना बहुत जरूरी है। इवन अभी 2 साल से इंडिया में भी जिनको रियल फूड एलर्जी है, जैसे कि खाने के बाद 2-3 घंटे में तकलीफ होती है, तो वो पीनट्स होने दो या कोई भी सोया या मिल्क, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। वो भी हम अभी मल्टीप्लेक्स ऐसे मेथड जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया हुआ है, वो मशीन्स भी आज हमारे जैसे एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास होती है, जिसमें हम क्रॉस रिएक्टिविटी भी पहचान के, वो फूड एलर्जी नहीं है तो पोलन एलर्जी भी हो सकती है, वो भी हम बता सकते हैं। और जिससे हम, जैसे लैटेक्स सेंसिटिविटी अगर है तो उनमें कुछ फ्रूट्स खाने के बाद, खट्टा खाने के बाद तकलीफ होती है, तो वो भी हम पिकअप कर सकते हैं। इंसेक्ट्स एलर्जीज रहेगी तो उसका एनाफिलैक्सिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एडवांसेस हो गए हैं, इसके बाद हम फिर कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन दे सकते हैं हर एक के पेशेंट के हिसाब से। अगर वो हम स्पेसिफिक प्रिकॉशन अगर ले लेंगे तो काफी सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, मेडिसिन कम हो जाते हैं, आगे के कॉम्प्लिकेशंस को भी काफी अच्छी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर पेट की भी एलर्जी है तो उसको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, कॉकरोच की है तो उसको भी डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, फंगस होने दो, उसको किस तरह से मैनेज करना है वो भी हम समझा सकते हैं। और स्पेसिफिक टारगेटेड सेफ मेडिकेशन के बाद जब डिसेंसिटाइजेशन हम कर सकते हैं तो उससे काफी लोगों को फायदा होके लॉन्ग टर्म फायदा सिर्फ डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपी बोल के एलर्जन इम्यूनोथेरेपी है, जो कि ये सब बीमारियों पे आगे के कॉम्प्लिकेशंस रोक के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, मेडिसिन भी कम हो जाते हैं, और सिवियरिटी ऑफ द डिसीज जो TH2 टू TH1 इम्बैलेंस से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इससे रिकमेंड किया हुआ है। और ये टारगेटेड थेरेपी जो बायोलॉजिक्स है, इससे काफी सिम्टम स्कोर हो जाता है। और काफी बार लोगों को लगता है कि ये कॉस्टली है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। उल्टा लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे तो मेडिसिन की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। सो इसके बारे में सही जानकारी लोगों में होना जरूरी है, मिसकंसेप्शंस निकालना जरूरी है, और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट से काफी फायदा हो सकता है। तो हम ऐसे जर्मनी से लेके काफी विदेशों में इसके बारे में काफी जानकारी है, वहां पे जाके हम वर्कशॉप्स करके सीख के आते हैं और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी देने के लिए।